नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर केवल 10% मानव कोशिकाओं से बना है और बाकी 90% तो सूक्ष्मजीवों यानी माइक्रोब्स का है। आज हम एक ऐसी किताब 10% ह्यूमन के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की हमारी समझ को बदल दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये माइक्रोब्स हमारे शरीर, मन और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, प्रोलॉग, ठीक होना, बीइंग क्योर्ड। लेखिका एलेना कॉलन की यह पुस्तक एक गहरे व्यक्तिगत अनुभव से जन्मी है। प्रस्तावना में वे अपने जीवन के उस कठिन समय को साझा करती हैं जब वे लगातार बीमार रहती थीं, लेकिन डॉक्टरों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। आइए इस प्रस्तावना को विस्तार से समझते हैं। एक, बीमारी की शुरुआत और रहस्य। एलेना कॉलन एक पढ़ी लिखी, स्वास्थ्य के प्रति सजग और वैज्ञानिक सोच रखने वाली महिला थी। फिर भी उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसकी न तो कोई स्पष्ट पहचान हो पा रही थी, न ही कोई स्थायी इलाज। उनके लक्षण लगातार बने रहते थे: थकान, असहजता, शारीरिक कमजोरी और कभी-कभी मानसिक तनाव भी। हर डॉक्टर ने अलग अलग कारण बताए, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी तनाव, कभी लाइफस्टाइल। लेकिन वे जानती थीं कि यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, कुछ गहराई में है। 2, मेडिकल सिस्टम की सीमाएं। लेखिका इस बात को स्वीकार करती हैं कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने कई बीमारियों का इलाज खोजा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां परंपरागत जांच और दवाइयां कारगर नहीं होती। उन्होंने कई विशेषज्ञों से सलाह ली, टेस्ट कराए, दवाइयां लीं, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिली। हर बार इलाज एक नई दवाई या नई थ्योरी पर आधारित होता, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचता। 3, आत्मखोज और माइक्रोब्स की ओर मुड़ना। जब डॉक्टरों से निराशा मिली, तब उन्होंने खुद रिसर्च शुरू की। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर उनके शरीर में चल क्या रहा है। इस दौरान उन्हें माइक्रोबायोम के बारे में पढ़ने का मौका मिला, यानी हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीव, खासकर आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया। उन्हें समझ आया कि उनका पाचन और इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया था। कई सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ली थीं, जिससे उनके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो गए थे। इसके कारण उनका माइक्रोबायोम संतुलन खो बैठा था और यह सारी शारीरिक समस्याओं की जड़ था। 4, इलाज की नई दिशा। जब उन्होंने अपने आहार, जीवन शैली और माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, तब उनके शरीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा। प्रोबायोटिक्स, फाइबरयुक्त आहार, नेचुरल खाद्य और कम दवाइयों के प्रयोग से उन्होंने अपने शरीर के अंदर की दुनिया को ठीक करना शुरू किया। इसका प्रभाव केवल उनके शरीर पर नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति, मूड और ऊर्जा स्तर पर भी दिखने लगा। 5, पुस्तक लिखने की प्रेरणा। इस अनुभव ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया के लाखों लोग ऐसी ही छिपी हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज केवल गोलियां नहीं, बल्कि शरीर की माइक्रोबियल दुनिया को समझकर ही किया जा सकता है। उन्हें लगा कि जो जानकारी उन्हें इतने संघर्ष और खोजबीन के बाद मिली, वह सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने यह पुस्तक लिखने का निर्णय लिया, ताकि लोग यह जान सकें कि वे केवल 10% मानव कोशिकाओं से नहीं बने हैं, बल्कि 90% सूक्ष्म जीवों के साथ मिलकर एक जीवित इकाई, इकोसिस्टम हैं। निष्कर्ष। लेखिका की बीमारी दरअसल एक संकेत थी कि हम केवल अपने शरीर के अंगों या हार्मोन के संतुलन को देखकर स्वास्थ्य को नहीं समझ सकते। हमें उस अदृश्य दुनिया को समझना होगा जो हमारे भीतर बसी है, हमारी माइक्रोबायोम। प्रस्तावना हमें इस यात्रा के लिए तैयार करती है, एक वैज्ञानिक, भावनात्मक और बहुत मानवीय यात्रा, जिसमें हम खुद को एक नई रोशनी में पहचानना शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन, बाकी के 90%, द अदर 90%। पुस्तक 10% ह्यूमन, हाउ योर बॉडीज माइक्रोब्स होल्ड द की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। 10% मानव, आपके शरीर के सूक्ष्मजीव स्वास्थ्य और खुशी की कुंजी कैसे हैं। लेखक अलाना कोलेन। यह अध्याय हमें एक चौंकाने वाली लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सच्चाई से परिचित कराता है। हमारा शरीर जितना हमें मानव लगता है, उतना पूरी तरह मानव नहीं है। बल्कि जैविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा केवल 10% हिस्सा ही मानव कोशिकाओं से बना होता है,
बाकी 90% कोशिकाएं हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स, की होती हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंजाई, आर्किया आदि शामिल हैं। यह अध्याय इस बात को समझाता है कि हम अपने शरीर के बारे में जितना जानते हैं, वह अधूरा है जब तक हम इन अन्य 90% को नहीं समझते। एक मानव शरीर एक अकेली इकाई नहीं है, यह एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। लेखिका बताती हैं कि हम खुद को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक इंसान जिसकी सोच, अनुभव, भावनाएं, बीमारियां और पहचान सब कुछ खुद के नियंत्रण में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा शरीर एक माइक्रोबियल समुदाय, माइक्रोबियल कम्युनिटी, से घिरा हुआ है। ये सूक्ष्म जीव हमारी त्वचा पर, आंतों में, मुंह में, नाक में, फेफड़ों में हर जगह मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक सुपरऑर्गेनिज्म हैं, यानी मानव कोशिकाओं और माइक्रोब्स का एक समन्वित तंत्र। 90% माइक्रोब्स ये कौन हैं? हमारे शरीर में अनुमानतः 37 ट्रिलियन मानव कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं। इनका भार लगभग 1.52 किलोग्राम तक हो सकता है, जो हमारे शरीर के किसी भी अंग से भारी हो सकता है। उदाहरण, मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। इनमें शामिल हैं बैक्टीरिया, खासकर आंतों में मौजूद, जो पाचन, विटामिन उत्पादन और विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। वायरस, जो कभी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई वायरस माइक्रोब्स को नियंत्रित करने का काम भी करते हैं। फंगी, कवक, जैसे कैंडिडा, जो सामान्य मात्रा में सहायक होते हैं, लेकिन असंतुलन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आर्किया, विशेष प्रकार के प्राचीन जीव, जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। 3 माइक्रोब्स का हमारे स्वास्थ्य पर असर। हम यह सोचते हैं कि हमारी समस्याएं जैसे मोटापा, डिप्रेशन, पाचन की गड़बड़ियां, एलर्जी, इम्यून सिस्टम की कमजोरी आदि सिर्फ हमारे शरीर या दिमाग की वजह से होती हैं। लेकिन शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि इनमें से अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे माइक्रोबायोम में होती है। उदाहरण, मोटापा, कुछ विशेष प्रकार के माइक्रोब्स भोजन से अधिक कैलोरी निकाल लेते हैं और शरीर में वसा के रूप में संग्रहित कराते हैं। अवसाद और चिंता, आंतों के माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन बनाने में मदद करते हैं, जो मानसिक संतुलन के लिए जरूरी होते हैं। पाचन समस्याएं, फाइबर तोड़ने, गैस बनाने और विषाक्त पदार्थों को हटाने का काम माइक्रोब्स करते हैं। इम्यून सिस्टम, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का 70% से अधिक हिस्सा आंतों के माइक्रोब्स द्वारा नियंत्रित होता है। 4 माइक्रोब्स हम बनाते हैं। लेखिका कहती हैं कि जो कुछ भी हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे स्वाद की पसंद, व्यवहार, भावना, यहाँ तक कि निर्णय लेने की क्षमता, उनमें माइक्रोब्स की भूमिका होती है। शोध से पता चला है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे रसायन बनाते हैं जो हमें भूख लगने या कुछ विशेष प्रकार का खाना खाने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमें सामाजिक बनाने या डर महसूस कराने वाले न्यूरोकेमिकल भी उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं, लेकिन यह जरूर है कि हमारा सेल्फ इन सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह अछूता नहीं है। 5 आधुनिक जीवन और माइक्रोब्स का नुकसान। आज का शहरी जीवन, जिसमें अत्यधिक साफ सफाई, केमिकल क्लीनर, प्रोसेस्ड फूड, बार-बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और प्रकृति से दूरी शामिल है, हमारे माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे उनकी विविधता, डाइवर्सिटी, कम हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य और बच्चों की आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। 6 हमें अपनी माइक्रोबियल पहचान को अपनाना होगा। परिचय का यह अध्याय हमें एक गहरे बोध की ओर ले जाता है कि अगर हम अपने शरीर, स्वास्थ्य और जीवन को सच में समझना चाहते हैं, तो हमें अपने माइक्रोबायोम को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हार्ट, ब्रेन या जीन को दिया जाता है। निष्कर्ष, हम केवल 10% मानव हैं। 10% ह्यूमन का शीर्षक ही एक प्रतीक है कि जब तक हम अपने बाकी 90% हिस्से यानी माइक्रोब्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी बीमारी, स्वास्थ्य या खुशी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। यह अध्याय यही कहता है कि मानव शरीर की परिभाषा अब केवल हड्डियां, मांसपेशियां और कोशिकाएं नहीं रही, अब यह एक सजीवी संसार, सिम्बियोटिक वर्ल्ड, है। अध्याय 1, 21वीं सदी की बीमारियां, 21st Century Sickness।
यह अध्याय हमें उस अदृश्य कारण से परिचित कराता है जो आज के दौर की अनेक आम बीमारियों के पीछे छिपा हुआ है। मोटापा, डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, एलर्जी, ऑटोइम्यून रोग, ये सभी बीमारियां आज की आधुनिक दुनिया में सामान्य होती जा रही हैं, जबकि कुछ ही पीढ़ियों पहले ये इतनी आम नहीं थीं। लेखिका एलेना कॉलन इस अध्याय में बताती हैं कि इस बदलाव के पीछे सिर्फ जीवनशैली, आहार या तनाव नहीं है। असली कारण है हमारे माइक्रोबायोम में आए भारी बदलाव, यानी हमारे शरीर के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का असंतुलन। एक बीमारियों का अचानक बढ़ना एक चेतावनी संकेत। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी लंबे समय तक रहने वाली बीमारी, क्रोनिक इलनेस, से जूझ रहा है। विशेषकर पश्चिमी देशों में और अब भारत जैसे शहरी देशों में भी ये बीमारियां बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण: बचपन में ही मोटापा, बहुत छोटी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज, नवजात शिशुओं में एलर्जी और अस्थमा, युवाओं में डिप्रेशन और चिंता। लेखिका सवाल उठाती हैं कि अगर हमारी आदतें ही कारण होतीं तो ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन इनका तीव्र प्रसार इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं कुछ गहरे स्तर पर बदल गया है। 2. माइक्रोबायोम का गिरता संतुलन, एक अदृश्य महामारी। पिछले कुछ दशकों में हमारी जीवनशैली में कई बदलाव हुए हैं। बच्चों का कम बाहर खेलना, अत्यधिक साफ सफाई, हाइजीन हाइपोथेसिस, बार बार एंटीबायोटिक्स देना, शिशुओं का सीजेरियन डिलीवरी से जन्म लेना, बोतल से दूध पिलाना, प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों का सेवन और प्रकृति से कटाव। इन सभी चीजों ने मिलकर हमारे शरीर में मौजूद माइक्रोब्स की विविधता को कम कर दिया है। विविधता का अर्थ है एक स्वस्थ माइक्रोबायोम में सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव होने चाहिए, लेकिन अब केवल कुछ ही बच गए हैं और कई लाभकारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। 3. एंटीबायोटिक और इसका दोधारी असर। एंटीबायोटिक दवाइयां जान बचाती हैं, लेकिन वे शरीर के सभी बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, अच्छे और बुरे दोनों को। बार बार एंटीबायोटिक देने से अच्छे बैक्टीरिया की पुनर्वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे पाचन, इम्यून सिस्टम और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। बचपन में एंटीबायोटिक लेने वाले बच्चों में बाद में मोटापा, एलर्जी, अस्थमा और ऑटोइम्यून रोगों का खतरा अधिक देखा गया है। 4. अधिक साफ सफाई, लाभ या नुकसान। आज का समाज साफ सफाई को स्वास्थ्य के बराबर मानता है। हर चीज को कीटाणुरहित, जर्म फ्री बनाने की कोशिश की जाती है, चाहे वह खाना हो, त्वचा हो या घर के फर्श। लेकिन हमारे शरीर को सही तरह से विकसित होने के लिए माइक्रोब्स के संपर्क में आना जरूरी है। छोटे बच्चों का मिट्टी में खेलना, जानवरों के पास रहना या मां के दूध से पोषण पाना, ये सभी उनकी माइक्रोबियल दुनिया को मजबूत बनाते हैं। अधिक साफ सफाई से शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यून सिस्टम, को सीखने का मौका नहीं मिलता, जिससे बाद में एलर्जी या अस्थमा जैसी समस्याएं होती हैं। 5. प्रोसेस्ड फूड और माइक्रोब्स पर उसका असर। आज हम ऐसे आहार खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम होता है और चीनी, नमक और केमिकल्स बहुत अधिक होते हैं। यह आहार हमारे आंतों के बैक्टीरिया को भूखा रखता है। फाइबर वे नहीं खाते, लेकिन उस पर जीने वाले माइक्रोब्स उसे अपना भोजन बनाते हैं। प्रोसेस्ड फूड से अच्छे बैक्टीरिया मरते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, आंतों की झिल्ली कमजोर होती है, शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी होती है। 6. नई पीढ़ी में माइक्रोबियल विरासत का टूटना। जब शिशु जन्म लेता है तो वह मां से माइक्रोब्स प्राप्त करता है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान और स्तनपान के जरिए। लेकिन आधुनिक जीवन में सीजेरियन डिलीवरी बढ़ गई है। बहुत जल्दी बोतल से दूध देना शुरू कर दिया जाता है। नवजातों को जल्दी एंटीबायोटिक दी जाती हैं। इन कारणों से बच्चों को मां से जो माइक्रोबियल विरासत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती, जिससे उनकी प्राकृतिक इम्यून प्रणाली कमजोर रहती है। 7. यह सिर्फ बीमारियां नहीं, एक चेतावनी है। एलेना कॉलन कहती हैं कि आज की बीमारियां असल में हमारे शरीर की उस आंतरिक पारिस्थितिकी, इंटरनल इकोसिस्टम, के टूटने का संकेत है। ये बीमारियां हमें बताती हैं कि हमने अपनी जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, को खो दिया है। और यह नुकसान केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर डाल रहा है।
निष्कर्ष। यह अध्याय बताने का प्रयास करता है कि 21वीं सदी की बीमारियां केवल आधुनिक जीवनशैली की देन नहीं हैं, बल्कि यह उस मूलभूत जैविक संतुलन के टूटने का परिणाम है जो हमारे माइक्रोबायोम और शरीर के बीच था। यदि हमें इन बीमारियों को जड़ से समझना है, तो हमें अपने अंदर की अदृश्य दुनिया यानी सूक्ष्म जीवों की दुनिया को पहचानना और पुनर्स्थापित करना होगा। अध्याय 2। सारी बीमारियां आंत से शुरू होती हैं। ऑल डिजीजेस बिगिन इन दी गट। लेखिका एलेना कॉलन इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण साझा करती हैं। मानव शरीर की लगभग हर बीमारी की जड़ हमारे पाचन तंत्र, विशेष रूप से आंतों में छिपी हुई है। यह विचार कोई नया नहीं है। प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने भी कहा था, सभी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान इसे प्रमाणों के साथ सिद्ध कर रहा है। हमारी आंत एक माइक्रोबियल फैक्ट्री है। हमारी आंत केवल भोजन पचाने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और सक्रिय प्रणाली है जहां अरबों सूक्ष्मजीव, मुख्यतः बैक्टीरिया, रहते हैं। इस पूरे समुदाय को गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। यह माइक्रोबायोम हमारी आंत में ही नहीं, हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर डालता है। ये बैक्टीरिया केवल पाचन ही नहीं करते, बल्कि विटामिन और आवश्यक अमीनो एसिड बनाते हैं, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन का निर्माण करते हैं, इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सूजन को नियंत्रित करते हैं। जब गुड बैक्टीरिया की संख्या घटती है। अंत में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक गुड बैक्टीरिया, लाभकारी सूक्ष्मजीव, ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। 2 बैड बैक्टीरिया, हानिकारक, ये सूजन, विषाक्त पदार्थ और बीमारी फैलाते हैं। जब हम बार बार एंटीबायोटिक दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, कम फाइबर वाला आहार और अत्यधिक सफाई वाले वातावरण में रहते हैं, तो गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है। इससे गट माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ता है और डिसबायोसिस नामक स्थिति उत्पन्न होती है। 3 डिसबायोसिस, बीमारियों की जड़। जब गट माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, गट की परत कमजोर हो जाती है और आंतों की दीवार से हानिकारक तत्व रक्त में प्रवेश करने लगते हैं। इसे लीकी गट सिंड्रोम कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को अत्यधिक सक्रिय कर देता है। नतीजा, क्रोनिक सूजन, क्रोनिक इन्फ्लैमेशन। यह सूजन ही अधिकांश दीर्घकालिक बीमारियों की नींव होती है। 4 क्रोनिक बीमारियां जो आंतों से जुड़ी होती हैं। 1 मोटापा, ओबेसिटी। कुछ बैक्टीरिया भोजन से ज्यादा कैलोरी निकालते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं। वे हार्मोनल असंतुलन, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, को बढ़ावा देते हैं। 2 टाइप 2 डायबिटीज। गट बैक्टीरिया रक्त शर्करा के नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं। असंतुलन से इंसुलिन की कार्यक्षमता घटती है। 3 हृदय रोग। गट बैक्टीरिया कुछ खाद्य पदार्थों को तोड़कर ऐसे यौगिक बनाते हैं जो रक्तवाहिनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। 4 मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी। आंत को दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। गट माइक्रोबायोम सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स बनाते हैं। असंतुलन मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। 5 ऑटोइम्यून बीमारियां, जैसे थायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लीकी गट के कारण इम्यून सिस्टम शरीर के अपने अंगों को विदेशी समझकर हमला करता है। 5 आंतों का संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है? स्वस्थ आंतें एक मजबूत शरीर की नींव है। केवल अच्छे खानपान से ही नहीं, बल्कि सही माइक्रोब्स की मौजूदगी से शरीर प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ता है। यदि गट माइक्रोबायोम सही हो, तो शरीर पोषण को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है, सूजन को नियंत्रित रखता है, मानसिक रूप से स्थिर रहता है और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है। 6 हम अपनी आंत की सेहत कैसे बिगाड़ते हैं? बार बार एंटीबायोटिक लेना, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन, फाइबर की कमी, तनाव और नींद की कमी, सीजेरियन जन्म और स्तनपान की अनुपस्थिति, अत्यधिक केमिकल्स और कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल। निष्कर्ष, आंतों की सेहत पूरे शरीर की सेहत।
यह अध्याय हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारी आंत शरीर का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर मौजूद सूक्ष्म जीव किसी छोटे रोल में नहीं हैं, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के संचालक हैं। यदि हम आंत का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम केवल लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, लेकिन बीमारियों की जड़ को अनदेखा कर देंगे। इसलिए लेखक का संदेश साफ है, यदि आप अपने शरीर, मन और इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आंतों को स्वस्थ बनाइए। अध्याय 3, मन पर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। पुस्तक 10% ह्यूमन का यह अध्याय एक बेहद रोमांचक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करता है कि हमारा मस्तिष्क और भावनात्मक स्थिति केवल हमारे विचारों से नहीं, बल्कि हमारे पेट, आंत में बसे माइक्रोब्स से भी प्रभावित होती है। लेखक इसे गट ब्रेन एक्सिस के नाम से बताते हैं, एक ऐसा जैविक नेटवर्क जो हमारी आंत और दिमाग को जोड़ता है। क्या माइक्रोब्स हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं? पहले ऐसा माना जाता था कि हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य कमांड सेंटर है और सभी निर्णय वहीं से होते हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि आंतों में मौजूद माइक्रोब्स भी हमारे मूड, व्यवहार और सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। माइक्रोब्स सीधे तौर पर मस्तिष्क से संवाद करते हैं, कभी नसों के माध्यम से, जैसे वेगस नर्व, कभी हार्मोनल या केमिकल संकेतों के जरिए। 2. गट ब्रेन एक्सिस क्या है? गट ब्रेन एक्सिस एक दो तरफा संपर्क प्रणाली है जिसमें हमारी आंत और मस्तिष्क एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। इसमें 3 प्रमुख रास्ते होते हैं। 1. वेगस नर्व यह सबसे लंबी तंत्रिका है जो आंतों को सीधे मस्तिष्क से जोड़ती है। 2. रक्त के जरिए केमिकल संदेश, माइक्रोब्स द्वारा बनाए गए रसायन रक्त के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। 3. इम्यून सिस्टम, माइक्रोब्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। 3. माइक्रोब्स कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? 1. न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण। माइक्रोब्स मस्तिष्क में उपयोग होने वाले कई न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। सेरोटोनिन खुशी और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा होता है। लगभग 90% सेरोटोनिन आंतों में ही बनता है। डोपामाइन प्रेरणा, इच्छा और इनाम की भावना के लिए जिम्मेदार होता है। गैम्मा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड तनाव और चिंता को शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आंतों का माइक्रोबायोम असंतुलित होता है तो इन रसायनों का उत्पादन गड़बड़ा जाता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन, चिंता और तनाव की स्थिति में पहुंच सकता है। 2. सूजन और मानसिक स्वास्थ्य। माइक्रोब्स शरीर की सूजन को नियंत्रित करते हैं। जब हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो क्रोनिक सूजन उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क की संरचना और कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाती है। यह डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जुड़ा है। 4. वैज्ञानिक शोध क्या बताते हैं? 1. चूहों पर अध्ययन। जब वैज्ञानिकों ने गर्म और शांत स्वभाव वाले चूहों की आंतों के बैक्टीरिया को आपस में ट्रांसप्लांट किया तो उनके व्यवहार भी बदल गए। इससे यह सिद्ध होता है कि माइक्रोब्स व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। 2. प्रोबायोटिक और मूड में सुधार। कुछ शोधों में पाया गया कि प्रोबायोटिक लेने से तनाव और चिंता में कमी आती है। खासकर लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया मानसिक स्वास्थ्य में सहायक पाए गए हैं। 5. डिप्रेशन और गट माइक्रोबायोम का संबंध। अवसाद सिर्फ मानसिक या भावनात्मक असंतुलन नहीं है, बल्कि यह जीवविज्ञानिक, बायोलॉजिकल असंतुलन भी हो सकता है। कई डिप्रेस्ड लोगों की आंतों में फायदेमंद बैक्टीरिया की संख्या बेहद कम पाई गई है। यह भी देखा गया है कि डिप्रेशन की पारंपरिक दवाएं हर किसी पर काम नहीं करतीं, क्योंकि समस्या की जड़ माइक्रोबायोम में होती है, दिमाग में नहीं। 6. आंतों की देखभाल से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो सकता है? 1. फाइबर युक्त आहार। फल, सब्जियां, साबुत अनाज माइक्रोब्स के लिए भोजन का काम करते हैं। इससे सेरोटोनिन व अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की उपज बढ़ती है। 2. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जीवित बैक्टीरिया जैसे दही, कांजी, सौकरकूट। प्रीबायोटिक्स फाइबर जो बैक्टीरिया को खिलाता है, जैसे लहसुन, प्याज, केला। 3. एंटीबायोटिक से बचाव। जब तक जरूरी न हो, एंटीबायोटिक न लें क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मारते हैं। 4. तनाव प्रबंधन। माइक्रोबायोम तनाव से प्रभावित होता है और तनाव से सूजन बढ़ती है। मेडिटेशन, योग
और नींद इसमें सहायक हैं। 7 बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य और माइक्रोबायोम। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में अगर माइक्रोबायोम ठीक से विकसित न हो तो उनका भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है। इसलिए स्तनपान, मिट्टी और जानवरों के संपर्क और प्राकृतिक जीवनशैली उन्हें मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष: यह अध्याय एक शक्तिशाली संदेश देता है, हमारा मन हमारा ही नहीं होता। हमारी भावनाएं, मूड और सोचने की शैली हमारे पेट में बसे अरबों सूक्ष्म जीवों से जुड़ी होती है। अगर हम अपने माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। मानसिक समस्याओं का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि पेट से भी होना चाहिए। अध्याय 4: स्वार्थी सूक्ष्म जीव, द सेल्फिश माइक्रोब। इस अध्याय में लेखिका एलेना कॉलन एक चौंकाने वाला और बेहद रोचक विचार प्रस्तुत करती हैं कि हमारे पेट में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, केवल हमारी भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए भी काम करते हैं। वे इतने चालाक होते हैं कि हमारी भूख, पसंद और यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डाल सकते हैं। एक माइक्रोब्स के अपने हित होते हैं। हमने अब तक यह माना कि शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स, विशेषकर आंतों में, केवल हमारी सहायता करते हैं, जैसे पाचन, विटामिन बनाना, रोगों से बचाव आदि। लेकिन अब शोध दिखा रहा है कि कुछ माइक्रोब्स अपने स्वार्थ के लिए भी कार्य करते हैं। हर माइक्रोब अपनी जनसंख्या बढ़ाने, अपने जीवित रहने और खाने की उपलब्धता को बनाए रखने में रुचि रखता है। इसके लिए वे मेजबान यानी हमें प्रभावित करते हैं ताकि हम वही खाएं और करें जिससे उन्हें लाभ हो। 2. भूख और स्वाद पर नियंत्रण। माइक्रोब्स आपकी भूख क्यों बढ़ाते हैं? कुछ बैक्टीरिया शरीर में ऐसे रसायन, केमिकल्स, बनाते हैं जो दिमाग को भूख के संकेत भेजते हैं। उदाहरण: अगर किसी व्यक्ति के आंतों में ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें शुगर पसंद है तो वह व्यक्ति मीठा खाने की अधिक इच्छा महसूस करता है। यह कैसे होता है? माइक्रोब्स हार्मोनल संकेतों को प्रभावित करते हैं। ग्रेलिन भूख को बढ़ाता है। लेप्टिन भूख को कम करता है। जब माइक्रोब्स अपने लाभ के लिए काम करते हैं तो ये हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं। 3 उदाहरण: मीठा खाने की तलब। मान लीजिए आपके पेट में कैंडिडा या कुछ अन्य शुगर प्रेमी बैक्टीरिया मौजूद हैं। वे आपकी भूख के संकेतों को इस तरह प्रभावित करेंगे कि आपको बार बार मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने की इच्छा होगी। आपको लगेगा यह आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तव में ये माइक्रोब्स का मन है जो आपके माध्यम से खा रहा है। 4. माइक्रोब्स हमारी भावनाओं और आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे कोई पैरासाइट अपने होस्ट के व्यवहार को नियंत्रित करता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा चूहे को बिल्लियों से डरने की बजाय आकर्षित करता है, वैसे ही माइक्रोब्स मानव व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। शोधों से पता चला है कि माइक्रोब्स कुछ विशेष न्यूरोट्रांसमीटर और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाकर दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करते हैं जो इनाम, खुशी या लालच से जुड़े होते हैं। 5. माइक्रोब्स और निर्णय लेने की क्षमता। हमारी खाने की पसंद, खाने का समय, भूख का पैटर्न और तनाव में खाने की आदतें, सब पर माइक्रोब्स का प्रभाव हो सकता है। जब वे यह नियंत्रित करते हैं कि हम क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, तो हम पूछ सकते हैं, क्या हम अपने शरीर के मालिक हैं या हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया? 6. माइक्रोब्स के बीच की प्रतिस्पर्धा। हमारी आंत में अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स रहते हैं। हर माइक्रोब चाहता है कि उसका गुट आगे बढ़े और अन्य गुट पीछे रहे। इसलिए वे ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि हम वही खाएं जिससे वे जीवित रह सकें और अन्य प्रतिस्पर्धी बैक्टीरिया को दबाया जा सके। उदाहरण: फाइबर खाने वाले बैक्टीरिया चाहते हैं कि आप फल सब्जी ज्यादा खाएं। शुगर प्रेमी माइक्रोब्स आपको मीठा खाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह आंत में सूक्ष्म जीवों की राजनीति की तरह होता है। 7. शोध से क्या पता चला है? कुछ लोगों के माइक्रोबायोम का विश्लेषण करने पर पाया गया कि जिन लोगों को ज्यादा जंक फूड और मीठा खाने की आदत थी, उनके पेट में उसी से जुड़े बैक्टीरिया अधिक थे। जब ऐसे लोगों का आहार बदला गया तो धीरे धीरे माइक्रोब्स भी बदले और उनकी खाने की पसंद में भी बदलाव आया। 8. क्या इसका कोई समाधान है? हाँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका माइक्रोबायोम आपके खिलाफ काम न करे तो आपको 1. धीरे धीरे अपना आहार बदलना होगा।
फल, सब्जियां, साबुत अनाज। फाइबर और प्रीबायोटिक युक्त भोजन। 2. प्रोबायोटिक्स शामिल करें। दही, कांजी, अचार, सौकरकूट। 3. एंटीबायोटिक का अनावश्यक प्रयोग बंद करें। 4. धीरे धीरे अच्छे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाएं। जब अच्छे माइक्रोब्स बढ़ते हैं तो वे स्वार्थी बैक्टीरिया को पीछे हटाते हैं। आपकी क्रेविंग्स और मूड भी खुद ब खुद बदलने लगते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। हम केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने पेट के निवासियों से भी नियंत्रित होते हैं। कुछ माइक्रोब्स इतने चालाक होते हैं कि वे हमें वह करने को मजबूर करते हैं जिससे उन्हें ऊर्जा और लाभ मिले। अगर हमें सच में अपने मन और शरीर पर नियंत्रण चाहिए तो पहले हमें अपने माइक्रोबायोम को नियंत्रित करना होगा। अच्छा भोजन, संतुलित जीवनशैली और सूक्ष्मजीवों की समझ ही इसका रास्ता है। अध्याय 5, रोगाणु युद्ध, जर्म वॉरफेयर। यह अध्याय 10% ह्यूमन पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर, विशेषकर आंतों में, लगातार एक युद्ध चल रहा होता है, अच्छे और बुरे रोगाणुओं के बीच। यह रोगाणु युद्ध हमारे स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। एक हमारी आंत, एक युद्ध भूमि। हमारी आंतों में हजारों प्रकार के माइक्रोब्स रहते हैं। कुछ अच्छे, गुड बैक्टीरिया जो हमारे पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य में मदद करते हैं। कुछ बुरे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो संक्रमण, सूजन और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इन दोनों के बीच एक संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो बुरे माइक्रोब्स हावी होकर बीमारियां फैलाना शुरू कर देते हैं। 2. एंटीबायोटिक का दोधारी प्रभाव। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। समस्या यह है कि वे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को एक साथ नष्ट कर देती हैं। इसका असर अंतों की विविधता, डाइवर्सिटी, कम हो जाती है। अच्छे माइक्रोब्स कमजोर हो जाते हैं। इससे बचे हुए बुरे माइक्रोब्स को तेजी से बढ़ने का मौका मिल जाता है। 3. क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक उदाहरण। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, सी. डिफ, एक ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया है जो सामान्यतः आंत में दबा रहता है क्योंकि बाकी गुड बैक्टीरिया इसे बढ़ने नहीं देते। लेकिन जब एंटीबायोटिक लिए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो यह सी. डिफ बैक्टीरिया तेजी से फैलता है और गंभीर दस्त, बुखार और जानलेवा आंत संक्रमण का कारण बनता है। शोध से पता चला है, एंटीबायोटिक लेने के बाद सी. डिफ संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हैं। यह संक्रमण खासकर अस्पतालों और वृद्ध लोगों में सामान्य है। 4. हाइजीन हाइपोथेसिस, जरूरत से ज्यादा सफाई भी नुकसानदायक। आजकल के आधुनिक जीवन में हम अत्यधिक सैनिटाइजर, साबुन और कीटाणुनाशक का प्रयोग करते हैं। मिट्टी, जानवरों और प्राकृतिक वातावरण से संपर्क बहुत कम कर चुके हैं। इसके दुष्परिणाम: बच्चों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली ठीक से विकसित नहीं हो पाती। शरीर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फर्क करना नहीं सीख पाता। नतीजतन एलर्जी, अस्थमा और ऑटोइम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं। 5. केमिकल क्लीनिंग एजेंट और माइक्रोब्स। कई घरेलू सफाई उत्पादों में ऐसे रसायन होते हैं जो सिर्फ सतह की गंदगी नहीं हटाते बल्कि माइक्रोब्स की विविधता भी खत्म कर देते हैं। इनमें शामिल हैं ब्लीच, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, अल्कोहल बेस्ड क्लीनर। समस्या: ये सभी अच्छे और जरूरी बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। नतीजतन विकासशील माइक्रोबायोम कमजोर हो जाता है, खासकर बच्चों में। 6. प्राकृतिक माइक्रोब एक्सपोजर क्यों जरूरी है? लेखिका बताती हैं कि हमें कुछ मात्रा में गंदगी, मिट्टी और जीवाणुओं के संपर्क में रहना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम संतुलित और प्रशिक्षित रह सके। जैसे बच्चे जो खेतों, मिट्टी और जानवरों के संपर्क में रहते हैं, उनमें एलर्जी और अस्थमा की दरें कम होती हैं। जो बच्चे बहुत साफ वातावरण में पलते हैं, उनमें ज्यादा एलर्जी और ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं। 7. रोगाणु युद्ध में संतुलन कैसे लाएं? एंटीबायोटिक का जिम्मेदार उपयोग केवल डॉक्टर के कहने पर लें।
वायरल बुखार या हल्की बीमारी में खुद से ना लें। कोर्स पूरा करें लेकिन ओवरयूज से बचें। अच्छे माइक्रोब्स को सपोर्ट करें। फाइबर युक्त भोजन खाएं, फल, सब्जियां, दालें। प्रोबायोटिक युक्त चीजें लें, दही, कांजी, अचार। जरूरत से ज्यादा सैनिटाइजेशन से बचें। बच्चों को मिट्टी, जानवरों और खुले वातावरण में खेलने दें। निष्कर्ष: रोगाणु युद्ध हर समय हमारे भीतर चल रहा है। अगर हम अंधाधुंध एंटीबायोटिक, केमिकल क्लीनर और अत्यधिक सफाई अपनाते हैं तो हम इस युद्ध में अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर कर देते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा स्वास्थ्य बैक्टीरिया को खत्म करने में नहीं, बल्कि बैक्टीरिया के साथ संतुलन में है। अध्याय 6: आप वही हैं जो वे खाते हैं। यू आर व्हाट दे ईट। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स क्या खाते हैं। यानी जो भोजन हम करते हैं वह सीधे हमारे आंतों में बसे सूक्ष्म जीवों को पोषण देता है और वही सूक्ष्म जीव हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। हम जो खाते हैं वह माइक्रोब्स को खुराक देता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमारे पेट और छोटी आंत में पच जाता है, लेकिन बहुत सारा फाइबर और कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट बिना पचे बड़ी आंत तक पहुंचते हैं, जहां माइक्रोब्स उन्हें पचाते हैं। फाइबर उनके लिए मुख्य भोजन है। प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर जैसे खाने उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब है हम जो खाते हैं वही यह तय करता है कि हमारे अंदर कौन से माइक्रोब्स पनपेंगे। 2 अच्छे बनाम बुरे माइक्रोब्स भोजन से होते हैं नियंत्रित। स्वस्थ आहार, हाई फाइबर, नेचुरल फूड। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दही, अचार, कांजी। ये माइक्रोब्स की विविधता बढ़ाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। सूजन, मोटापा, मानसिक तनाव में कमी आती है। प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड। चीनी, रिफाइंड तेल, प्रिजर्वेटिव्स, कम फाइबर वाले आहार। ये आंत के गुड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे मोटापा, डायबिटीज, एलर्जी, अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं। 3 फाइबर का महत्व माइक्रोब्स की मुख्य खुराक। फाइबर सिर्फ पाचन में मदद नहीं करता, वह आंत के माइक्रोब्स के लिए फ्यूल यानी ऊर्जा है। जब माइक्रोब्स फाइबर को पचाते हैं तो वे SCFAs, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, बनाते हैं, जैसे ब्यूटारेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट। ये SCFAs ओ आंतों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, ओ सूजन को कम करते हैं, ओ कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं, ओ मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत भेजते हैं। अगर हम कम फाइबर वाला खाना खाते हैं तो माइक्रोब्स मरने लगते हैं। कुछ माइक्रोब्स आंत की म्यूकस परत को खाने लगते हैं। इससे लीकी गट की समस्या हो सकती है, जहां आंत की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और हानिकारक चीजें खून में पहुंचने लगती हैं। 4 दही, अचार और किण्वित आहार, फर्मेंटेड फूड्स का योगदान। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे दही, अचार, कांजी, इडली, डोसा, केफिर, किमची। इनमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे आंत में जाकर माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं। यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं और पाचन में सुधार करते हैं। 5 भोजन और माइक्रोब्स का चक्र। हम जो खाना खाते हैं वह माइक्रोब्स को पोषण देता है। माइक्रोब्स उस खाने को पचाकर हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इस चक्र का प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। उदाहरण: कुछ माइक्रोब्स विटामिन B12, के और फोलेट बनाते हैं। कुछ माइक्रोब्स मस्तिष्क के मूड नियंत्रित करने वाले रसायनों का उत्पादन करते हैं। 6 आहार परिवर्तन का प्रभाव, शोध और उदाहरण। लेखिका कुछ शोधों का हवाला देती हैं। एक प्रयोग में जब लोगों ने 10 दिन तक केवल प्रोसेस्ड फूड खाया तो उनकी माइक्रोब विविधता बहुत तेजी से घट गई। दूसरी ओर, जब उन्होंने फल, सब्जियां और फाइबर युक्त खाना खाया तो कुछ ही हफ्तों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगे।
यह स्पष्ट करता है कि हमारा माइक्रोबायोम लचीला, फ्लेक्सिबल है, सही खानपान से उसे फिर से सुधारा जा सकता है। 7 बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खास महत्व। गर्भवती महिलाएं जो स्वस्थ, फाइबरयुक्त और किण्वित आहार लेती हैं, उनके शिशु अधिक स्वस्थ माइक्रोबायोम के साथ पैदा होते हैं। उनमें एलर्जी, अस्थमा और मोटापे की आशंका कम होती है। बच्चों को बचपन से ही प्रोबायोटिक और फाइबर युक्त आहार देना जरूरी है ताकि उनका माइक्रोबायोम सही दिशा में विकसित हो। निष्कर्ष: हम जो खाते हैं उससे न केवल हमारी सेहत तय होती है, बल्कि हमारे अंदर रहने वाले लाखों माइक्रोब्स की सेहत भी तय होती है। अगर हम खराब भोजन खाते हैं तो हम बुरे माइक्रोब्स को खिला रहे होते हैं जो अंततः हमें बीमार कर सकते हैं। और अगर हम फाइबर, फल, सब्जियां और किण्वित खाद्य खाते हैं तो हम अच्छे माइक्रोब्स को मजबूत कर रहे होते हैं जो हमें सेहतमंद, ऊर्जा से भरपूर और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखते हैं। अध्याय 7, पहले ही सांस से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ब्रेथ। यह अध्याय नवजात शिशुओं के माइक्रोबायोम, माइक्रोब्स का समुदाय के जन्म से शुरू होने वाले विकास पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि एक बच्चे को उसके जीवन के सबसे प्रारंभिक क्षणों से ही माइक्रोब्स मिलने लगते हैं जो उसकी सेहत और प्रतिरक्षा प्रणाली की नींव रखते हैं। एक प्राकृतिक प्रसव के दौरान माइक्रोब्स का संचार। जब बच्चा मां की गर्भाशय से निकलकर पहली सांस लेता है, तब वह मां के जनन मार्ग, वजाइना, के माइक्रोब्स से संपर्क में आता है। यह माइक्रोब्स बच्चे के शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे त्वचा, मुंह, नाक और आंत में बस जाते हैं। ये बच्चे के माइक्रोबायोम के शुरुआती निवासियों के रूप में काम करते हैं। प्राकृतिक प्रसव, वजाइनल बर्थ वाले बच्चे को मां के स्वस्थ माइक्रोब्स मिलते हैं। यह माइक्रोब्स बच्चे की आंतों में अच्छी तरह बस जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करते हैं। 2 सी सेक्शन से जन्म लेने वाले बच्चे का माइक्रोबायोम। जब बच्चे का जन्म सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन, के माध्यम से होता है तो बच्चे को मां के जनन मार्ग के बजाय अस्पताल के वातावरण और मां की त्वचा के माइक्रोब्स मिलते हैं। यह माइक्रोबायोम कम विविध होता है, यानी कम तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। यह बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सी सेक्शन से जन्मे बच्चों में एलर्जी, अस्थमा, मोटापा और कुछ अन्य बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। 3 स्तनपान और माइक्रोब्स का विकास। नवजात शिशु को जन्म के बाद स्तनपान से भी महत्वपूर्ण माइक्रोब्स और प्रीबायोटिक्स, ऐसे पदार्थ जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, मिलते हैं। मां का दूध प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का प्राकृतिक स्रोत होता है। यह बच्चे की आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है। इसके अलावा मां के दूध में एंटीबॉडी भी होते हैं जो बच्चे को संक्रमण से बचाते हैं। स्तनपान से बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर विकसित होती है और सूजन संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। 4 माइक्रोब्स और प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास। शिशु के शुरुआती जीवन में मिलने वाले माइक्रोब्स उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, के प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा होते हैं। ये सूक्ष्म जीव बच्चे के शरीर को सिखाते हैं कि कौन से जीवाणु हानिकारक हैं और कौन से नहीं। अच्छे माइक्रोब्स की उपस्थिति से शरीर के अंदर सही प्रकार की सूजन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित होती है। अगर माइक्रोबायोम असंतुलित होता है तो बच्चे में भविष्य में एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज, मोटापा आदि की संभावना बढ़ जाती है। 5 पर्यावरण और जीवनशैली का प्रभाव। शिशु के माइक्रोबायोम पर उसके जन्म के बाद का पर्यावरण भी प्रभाव डालता है। घर का वातावरण, पालतू जानवर, परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क। बच्चे को किस प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। दवाइयों, खासकर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव। यदि यह संतुलन सही नहीं रहता तो माइक्रोबायोम कमजोर पड़ सकता है और शिशु की स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है। 6 संभावित सुधार और देखभाल के उपाय। लेखिका बताती हैं कि माता-पिता और डॉक्टरों को यह समझना चाहिए कि जन्म के पहले और बाद के माइक्रोब्स कितने महत्वपूर्ण हैं। कुछ सुझाव। जहां संभव हो, प्राकृतिक प्रसव को प्राथमिकता देना चाहिए। यदि सी सेक्शन आवश्यक हो तो बच्चे को मां के प्राकृतिक माइक्रोब्स से एक्सपोज कराने के लिए कुछ नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जैसे वजाइनल स्वैबिंग। स्तनपान को बढ़ावा देना और बच्चे को कम से कम 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए।
बच्चे को प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक युक्त आहार देना चाहिए, जैसे कि बाद में फल, सब्जियां आदि। निष्कर्ष: एक नवजात शिशु की सेहत और भविष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही सांस से तय होने लगती है, जब वह मां के माइक्रोब्स से पहली बार जुड़ता है। माइक्रोब्स का यह शुरुआती सेट बच्चे के पूरे जीवन के स्वास्थ्य, इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आधार बनता है। इसलिए जन्म के तरीके, स्तनपान और शुरुआती देखभाल माइक्रोबायोम के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अध्याय 8: माइक्रोब्स की पुनर्स्थापना, माइक्रोबियल रेस्टोरेशन। यह अध्याय बताता है कि आधुनिक जीवनशैली, दवाइयाँ, खानपान और पर्यावरणीय कारकों के कारण हमारे शरीर के माइक्रोबायोम में गहरा असंतुलन आ चुका है। यह असंतुलन कई बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए शरीर के स्वस्थ माइक्रोब्स समुदाय को पुनः स्थिर करना, रिस्टोर, जरूरी हो गया है ताकि हम दीर्घकालीन स्वास्थ्य और बेहतर जीवन प्राप्त कर सकें। एक माइक्रोब्स पुनर्स्थापना क्यों जरूरी है? जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वे सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। अत्यधिक सफाई, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, तनाव और शहरी जीवनशैली ने माइक्रोबायोम की विविधता को कम कर दिया है। माइक्रोब्स का संतुलन टूटने से पाचन समस्याएं, अस्थमा, डायबिटीज, मोटापा, मानसिक रोग आदि बढ़ते हैं। इसलिए माइक्रोब्स को पुनर्स्थापित करके हम अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। 2. प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का सेवन। प्रोबायोटिक्स वे जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे आंतों में जाकर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं। इन्हें हम दही, छाछ, किमची, सौरक्राट, मिशो सूप जैसे किण्वित, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रीबायोटिक्स ऐसे आहार तत्व होते हैं जो प्रोबायोटिक्स के लिए खाद्य का काम करते हैं। यह मुख्यतः फाइबर में पाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, प्याज, लहसुन, केले, सेम, बीन्स। प्रीबायोटिक्स से अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद मिलती है। इन दोनों का नियमित सेवन माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने में सहायक है। 3. फाइबर युक्त और विविध आहार। आहार में ज्यादा से ज्यादा फाइबर, सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करें। ये आहार न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, बल्कि अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी पोषण स्रोत हैं। विविधता, डाइवर्सिटी जरूरी है क्योंकि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया अलग अलग पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। ज्यादा तरह के पौधे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाने से हमारे माइक्रोबायोम की विविधता बढ़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। 4. अत्यधिक एंटीबायोटिक्स का परहेज। एंटीबायोटिक्स जरूरी होने पर ही लें और डॉक्टर की सलाह के बिना इनका उपयोग न करें। बार बार और बिना वजह के एंटीबायोटिक्स लेने से शरीर के अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे सूजन, संक्रमण और प्रतिरक्षा कमजोरी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स के बाद प्रोबायोटिक्स लेना लाभकारी हो सकता है ताकि आंतों के अच्छे बैक्टीरिया जल्दी पुनः बढ़ सकें। 5. प्रकृति के संपर्क को बढ़ाना, खासकर बच्चों में। बच्चों को बचपन से बाहर खेलने, मिट्टी, पौधों और प्रकृति के संपर्क में रहने देना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में मौजूद माइक्रोब्स बच्चों के माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। अत्यधिक सफाई और कीटाणुनाशक, एंटीबैक्टीरियल पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि वे माइक्रोब्स की विविधता को कम करते हैं। 6. प्रोसेस्ड फूड कम करना। प्रोसेस्ड फूड, जिसमें उच्च मात्रा में शुगर, नमक, रसायन और संरक्षक होते हैं, हमारे अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके बजाय ताजा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कम प्रोसेस्ड, पौष्टिक भोजन से माइक्रोबायोम स्वस्थ रहता है और पाचन भी बेहतर होता है। 7. अन्य सुझाव और जीवनशैली बदलाव। तनाव कम करें क्योंकि तनाव से भी आंतों का माइक्रोबायोम असंतुलित हो सकता है। नियमित व्यायाम और अच्छी नींद से भी माइक्रोबायोम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान और शराब का सेवन कम करना भी जरूरी है क्योंकि ये माइक्रोब्स के लिए हानिकारक होते हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमारे स्वास्थ्य का आधार हमारे शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स हैं। उन्हें स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए हमें अपनी जीवनशैली, खानपान और दवाओं के प्रयोग में सुधार करना होगा। माइक्रोब्स की पुनर्स्थापना से हम बेहतर पाचन, मजबूत प्रतिरक्षा, मानसिक शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। कोडा, 21वीं सदी का स्वास्थ्य। कोडा
21st सेंचुरी हेल्थ। एक स्वास्थ्य की परंपरागत समझ में बदलाव। पारंपरिक रूप से हम स्वास्थ्य को केवल अपने शरीर के मानव कोशिकाओं तक सीमित समझते थे, जैसे कि शरीर के अंग, मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त आदि। परंतु अब विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा शरीर केवल मानव कोशिकाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उसमें अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स भी रहते हैं। ये माइक्रोब्स हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में मौजूद हैं, खासकर आंतों, त्वचा, मुंह, नाक आदि में। दो मानव और माइक्रोब्स, एक सुपरऑर्गेनिज्म। एलेना कॉलिन इस अध्याय में स्वास्थ्य को एक सुपरऑर्गेनिज्म के रूप में देखने की बात करती है। सुपरऑर्गेनिज्म का मतलब है कि मानव शरीर और उसमें रहने वाले माइक्रोब्स मिलकर एक समग्र इकाई बनाते हैं। मानव कोशिकाएं और माइक्रोब्स आपस में सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह सहयोगी संबंध शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। माइक्रोब्स हमारे पाचन, प्रतिरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। अतः हम 100% मानव नहीं, बल्कि लगभग 10% मानव और 90% माइक्रोब्स से बने हैं, जो मिलकर हमारा अस्तित्व बनाए रखते हैं। 3 भविष्य की चिकित्सा और माइक्रोब्स की भूमिका। भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में माइक्रोब्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। दवाइयों, उपचारों और स्वास्थ्य सुधार के लिए माइक्रोब्स को समझना और उनका संतुलन बनाए रखना केंद्र में होगा। नई तकनीकों से हम यह जान सकेंगे कि कौन से माइक्रोब्स हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और कौन से हानिकारक। इसके आधार पर हम व्यक्तिगत और सटीक चिकित्सा, पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन, विकसित कर पाएंगे। 4. जर्म्स को मारो से माइक्रोब्स को संतुलित करो की ओर बदलाव। अतीत में हमारा मुख्य ध्यान था रोगाणुओं, जर्म्स को खत्म करने पर, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। यही कारण है कि हमने अत्यधिक साफ सफाई, एंटीबायोटिक्स और कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल किया। पर अब पता चला है कि न केवल बुरे बल्कि अच्छे माइक्रोब्स भी हमारी सेहत के लिए जरूरी है। इसलिए अब फोकस सभी जर्म्स को मारने से हटकर माइक्रोब्स के समुदाय को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने की ओर बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य का नया मंत्र है: संतुलन बनाए रखें, विविधता बनाए रखें और प्राकृतिक माइक्रोब्स को संरक्षण दें। 5. स्वस्थ जीवन शैली की नई समझ। 21वीं सदी में हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा ताकि हम अपने माइक्रोबायोम को स्वस्थ रख सकें। इसमें शामिल हैं प्राकृतिक, विविध और फाइबर युक्त आहार लेना, बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स से बचना, पर्यावरण के संपर्क में रहना, अत्यधिक सफाई से बचना, तनाव कम करना, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद लेना। 6. निष्कर्ष। हमारा स्वास्थ्य अब केवल हमारे मानव शरीर की कोशिकाओं की देखभाल नहीं है। यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोब्स के साथ संतुलन और सहयोग आवश्यक है। यह नया दृष्टिकोण हमें बेहतर जीवन गुणवत्ता, लंबे और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगा। इस समझ के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। इस कोड़ा में एलेना कॉलिन हमें एक नए युग की ओर ले जाती हैं, जहां हम खुद को न केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक जटिल और सामूहिक जीव के रूप में देखेंगे, जो मानव और सूक्ष्म जीवों का संगम है। यही समझ हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली की कुंजी है। उपसंहार: 100% मानव। एपिलॉग: 100% ह्यूमन। 1. माइक्रोब्स को समझना और स्वीकारना। इस उपसंहार में लेखक ने मुख्य रूप से यह संदेश दिया है कि हमारा शरीर केवल मानव कोशिकाओं का समूह नहीं है। हमारा शरीर लगभग 90% सूक्ष्मजीवों यानी माइक्रोब्स से भरा हुआ है, जो हमारे स्वास्थ्य, विकास और जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब हम इन माइक्रोब्स की उपस्थिति, उनकी भूमिका और उनकी जरूरत को समझते हैं, तभी हम पूरी तरह से अपने आप को समझ पाते हैं। 2. 100% मानव का अर्थ। सामान्य सोच में हम अपने आप को 100% मानव ही मानते हैं, क्योंकि हम मानव शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं को पहचानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हम अपने शरीर में मौजूद सूक्ष्मजीवों की उपेक्षा करते हैं, तो हम अपने शरीर के पूरे सिस्टम का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए जब हम माइक्रोब्स को अपने जीवन और शरीर के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ही हम 100% मानव बन पाते हैं। यानी
100% मानव का मतलब है मानव कोशिकाओं और माइक्रोब्स के मिलाजुले हुए स्वस्थ और संतुलित जीवन को समझना और उसे अपनाना। 3 अदृश्य मित्र माइक्रोब्स। लेखक इन्हें अदृश्य मित्र कहती हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, पर हमारे जीवन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये मित्र हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायक होते हैं। माइक्रोब्स के बिना हमारा शरीर ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन अदृश्य मित्रों के साथ सामंजस्य और सहयोग की भावना से जीना सीखना होगा। 4 माइक्रोब्स के साथ जीना सीखना। यह उपसंहार एक आह्वान है कि हम माइक्रोब्स को न केवल समझें, बल्कि उनके लिए एक अच्छा पर्यावरण बनाएं। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे, जैसे कि बेहतर आहार, कम एंटीबायोटिक्स का उपयोग, पर्यावरण के साथ जुड़ाव और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना। माइक्रोब्स के साथ सहयोग से हमारा शरीर स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल बनता है। 5 सारांश में संदेश। अंत में, यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारा शरीर और माइक्रोब्स एक संयुक्त इकाई हैं, और स्वास्थ्य तभी संभव है जब हम इस पूरे सिस्टम को समझकर उसका सम्मान करें। जब हम माइक्रोब्स के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तभी हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संपूर्ण और 100% स्वस्थ मानव बन पाते हैं। निष्कर्ष। 10% ह्यूमन पुस्तक का यह उपसंहार हमें याद दिलाता है कि हम अकेले मानव कोशिकाएं नहीं हैं, बल्कि अरबों सूक्ष्मजीवों के साथ मिलकर एक जटिल और अद्भुत जीव हैं। हमें इन अदृश्य मित्रों के साथ तालमेल बिठाकर ही पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। तभी हम सच में 100% मानव कहलाने योग्य बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा उपयोगी लगा या आप किस बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और माइक्रोब्स के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।